नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है? इतिहास श्रृंखला जो मैं चला रहा हूँ कैसे लग रही है आप लोगों को? तो अपनी प्रतिक्रिया देते रहें आप लोग। और क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के समय में भारतीय शिक्षा, उन पर आने वाले आयोगों पर। तो पिछले वीडियो में चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर आयोग आदि को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 2-3 आयोग और बचे हैं, इनको समाप्त करके फिर हम पहुंच जाएंगे क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजों की जो भारत में वसूली की व्यवस्था थी, इसका क्या नाम है। तो इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। 1 मिनट बता रहे हैं। भारतीय समाचार पत्रों, जो भारतीय समाचार पत्र हैं, इनका इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद सीधा सीधा पहुंच जाएंगे भू राजस्व की नीतियों पर। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की, देर न करते हुए, जिससे वीडियो लंबा ना हो। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो लाइक देते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आसपास आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। उनको बताइए कि फला जगह क्लास चल रही है, अच्छी क्लास चल रही है, बुरी क्लास चल रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो इसका भी सुधार हो जाएगा। तो आप लोग वहां पे बताइए, वीडियो को भेजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि अभी जो बता रहा हूं, ये हर एग्जामों के लिए, पीसीएस एग्जाम के को ध्यान में रख के मैं बताते जा रहा हूं, लेकिन हर एग्जामों के लिए इसमें फैक्ट ज्यादा है, इसीलिए हर जगह आपको काम आएगी। वादा करता हूं आप लोग पूरी क्लास देखिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे पूछिए, आप लोग वो बताएंगे। पूरी क्लास देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद फिर बताइए कि कैसी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग, ये 1904 में जो विश्वविद्यालय आयोग आया था, उसके बाद ये आयोग लगभग 1917 में ये आयोग आया। 1917 की बात है। 1917 में ये आयोग आया। सरकार ने 1917 में एक विद्यालय है जिसका नाम है लीड्स विश्वविद्यालय। लीड्स विश्वविद्यालय, इसी के कुलपति उप कुलपति थे। इनका नाम था उप कुलपति, जिनका नाम था डॉक्टर माइकल सैडलर। डॉक्टर माइकल सैडलर। तो यह कुलपति साहब, सैडलर आयोग जो 1917 में बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, या इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर। 1917 में लाया गया। क्वेश्चन में आ सकता है कि ये आयोग कब लाया गया। तो 1917 में किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मैं बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाएंगे इसमें से हर एग्जामों के लिए, वो भी साथ में लेके चलिए। बाकी ये पीसीएस एग्जामों के लिए तो है ही। तो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, जिनका नाम था डॉक्टर माइकल सैडलर। ये बनाए गए सैडलर आयोग के अध्यक्ष। इसी में सैडलर आयोग में एक बार फिर से भारतीयों को लिया गया। इसमें भी 2 भारतीय थे। पिछले विश्वविद्यालय आयोग में भी 2 भारतीय थे, इसमें भी 2 भारतीय लिए गए। तो दोनों भारतीयों का नाम है, पहला है आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे हैं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये जो आयोग आया, ये 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की आलोचना करता है, कड़ी आलोचना करता है, तीखी आलोचना करता है।
उसकी कमियों को गिनाता है और अपनी जो सिफारिशें देता है। आइए इसको देखते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1917 में जो आयोग आया था वो किस आयोग के बाद आया था, या किस आयोग की आलोचना की थी, या फिर किस कमियों को दूर करने के लिए वह आयोग बनाया गया था। तो जो ये आयोग आया था इसने 1904 में विश्वविद्यालय आयोग के बाद 1917 में ये आया, विश्वविद्यालय आयोग। आलोचना करता है, इसी को बोलते हैं रेले कमीशन। रेले कमीशन 1904 या विश्वविद्यालय आयोग 1904, ध्यान रखना इस बात को। इसकी जो सिफारिशें थी, आइए इसकी सिफारिशों पर नजर डालते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें भी 2 भारतीय लिए गए थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। पिछला जो बताया था विश्वविद्यालय आयोग में भी 2 भारतीय थे और यहां पर भी 2 भारतीय आपको मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जहां पे अंग्रेजों का काम नहीं चलता था वहां पे भारतीयों को लेते थे। तो यहां पर भी ये जो आयोग बना इसमें भी भारतीयों को शामिल किया गया। एक तो थे आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये आयोग 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की कड़ी से कड़ी आलोचना करता है और इसने अपनी सिफारिशों में बताया कि इंटरमीडिएट तक, इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं इन्हें विश्वविद्यालय से अलग किया जाए। विश्वविद्यालय से अलग करने का सुझाव कौन देता है? तो विश्व इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं चलती थी, जो कक्षाएं हैं, जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय आयोग से विश्वविद्यालय से अलग की जाए। ये सुझाव, पहला सुझाव था ये किसका? लीड्स विश्वविद्यालय का। इन्होंने बताया कि जो ये इंटरमीडिएट की कक्षाएं, जो परीक्षाएं हैं, इनका संचालन जो विश्वविद्यालय आयोग कर रहा है, विश्वविद्यालय कर रहा है, जो विश्वविद्यालय के तहत की जा रही है, उसका संचालन को भी हटाया जाए। और इन्होंने बताया कि माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। माध्यमिक बोर्ड के गठन का सुझाव दिया कि जो इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं हैं इनको विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए और एक बोर्ड का गठन किया जाए जिसे बोलते हैं माध्यमिक बोर्ड का। इसके संचालन हेतु, इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किए जाने का सुझाव दिया। इसके बाद आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय को। तीसरा जो सुझाव दिया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय को। इस विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से हटाने का सुझाव दिया था और यह भी कहा कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, क्योंकि समस्याएं कलकत्ता विश्वविद्यालय में थी सबसे ज्यादा, उसी को सुलझाने के लिए तो इस आयोग का गठन किया गया। तो इसी कारण इन्होंने बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार से के नियंत्रण से हटाया जाए, अलग किया जाए और यह प्रांतीय या केंद्र, जो राज्य की सरकार थी, बंगाल की सरकार थी, उसके नियंत्रण में कलकत्ता विश्वविद्यालय को लाने का सुझाव दिया बंगाल सरकार के पास। ठीक है। इसके बाद आता है चौथा, नोट कर लेना इसको, जो बोल रहा हूं लिखते जाइए। हम यहां पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इस कारण लिखना, हर चीज लिखना असंभव है। हर चीज यहाँ पे लिख के नहीं बताई जा सकती, यहाँ पे नहीं, कहीं भी नहीं बताई जा सकती। जो कुछ भी बता रहा हूं नंबर डाल दे रहा हूं, पूरा कीजिए, आप लोगों का काम है। नोट्स बनाते चलिए क्योंकि नोट्स ही हमारे, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी नोट्स ही काम आएंगे, बाकी किताबें काम आने वाली नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी के लिए और इतनी मोटी मोटी किताबें, रामायण महाभारत जैसी किताबें पढ़ेंगे तो
नहीं ढूंढ पाएंगे, काफी लंबा टाइम निकाल देंगे आप लोग। इसीलिए मोटा नोट्स बनाइए, उस नोट्स में जो बताते जा रहा हूं उसको देखिए, लिख लीजिए, बाकी कहानी के तरीके सुनते जाइए, निकालते जाइए। आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग फिर बाद में वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाने के बाद उसको हल करना अपने नोट्स से। यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं, ध्यान रखना। पीसीएस तक के एग्जामों के लिए काफी, बाकी कुछ गंदे एग्जाम भी हैं जो पूछते हैं, छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का जो पुराना वाला दर्जा था वो समाप्त हो चुका। अब नए दर्जे से नए तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, बहुत ज्यादा। यहां तक कि अब सामान्य चीजें तो बिल्कुल पूछी नहीं जा रही हैं, हाँ छोटे गंदे एग्जामों में पूछी जाती हैं। यूपीपी हो गया, हवलदार की परीक्षा हो गई, इन सब में पूछी जाती, लेकिन यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछी जाती। यूपी पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा उपयुक्त साबित होंगी, ध्यान रखना। बाकी इतना छांट करके मैं इसलिए बता रहा हूं, यूपी पीसीएस में आप लोग सिर्फ छांट लेंगे थोड़ा थोड़ा, वहां से आपके मेंस का क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं कि इसमें सन सैडलर आयोग की स्थापना, ये पीटी एग्जाम के लिए पीसीएस में आ सकता है, बाकी कोई मतलब का नहीं है। बाकी जब भी पीसीएस एग्जाम को हम मेंस को हल करेंगे तो जब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2-3 मोटा मोटा पॉइंट। इसकी स्थापना जो हुई थी 1917 में हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे कुलपति साहब डॉक्टर माइकल सैडलर थे। इसमें 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया। भारतीयों को सम्मिलित किए जाने का कारण आप देंगे थोड़ा सा एक लाइन में, जब आप उस कारण को देंगे उसके बाद उसकी सिफारिशों में, जैसे इसमें पहला है इंटरमीडिएट की कक्षा में विश्वविद्यालय से इनको अलग कर दिया जाए, इंटरमीडिएट की कक्षाओं को अलग कर दिया जाए, इनके संचालन के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया जाए, माध्यमिक बोर्ड का। आप लोगों को अगर ज्ञात भी ना हो तब भी वहां काम चल सकता है। एक बोर्ड के गठन, नए बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय को बताया कि भारत सरकार से अलग करके प्रांतीय सरकार को सौंपा जाए। इसी तरीके से 2-3 हेडिंग आप लोग डाल करके 200 शब्दों का, 260 शब्दों का, 250 शब्दों का आपका पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें जो भी आएंगे, अगर कोई मुद्दा करंट से जुड़ा हुआ है तो वो भी आप लोग कम से कम 40 से 50 वर्डों में शामिल कर देंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब ये जो मैं बता रहा हूं एक एक चीज, ये गंदे एग्जामों के लिए है, ध्यान रखना। जैसे पीसीएस को छोड़ दिया जाए, यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, तो उससे नीचे सारे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत आते हैं उनमें ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखना। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा नहीं है, सब हवलदार की परीक्षाएं होती हैं, अच्छी भी परीक्षाएं होती हैं। तो आइए, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत सरकार से हटाने की सिफारिश की। इसके बाद स्नातक स्तर पर इन्होंने बताया कि स्नातक स्तर पर ध्यान रखना, जो ये बताते जा रहा हूं यही हमें संविधान में मिलने वाला है। यहां से अब 1917 की 1904 के बाद 1917 पे पहुंच चुके हैं। यहां से क्या क्या चीज शामिल किया जाएगा ये जब हम देखेंगे, संविधान को पढ़ाएंगे, जहां पे भाषा से संबंधित आयोग का गठन किया गया, वहां पे कुछ ना कुछ यहां से मिलने वाले हैं भाषा और विश्वविद्यालय से संबंधित। तो ये जो नियम अभी से बन रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे संविधान में ऐड होते जाएंगे और एक नियम, एक कानून का रूप संविधान लेता चला जाएगा। तो आप लोग ढंग से पढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ आयोग की स्थापना 1935 अधिनियम, 1919 अधिनियम, धीरे धीरे फिर सब संविधान जब पढ़ाएंगे तब बताते जाएंगे। अभी एक बार हमारे इतिहास में भी आने वाला है सारा सिस्टम, फिर इतिहास से छांट छांट के संविधान बनाया गया है। फिर संविधान पढ़ेंगे, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं ऐसे आंसर राइटिंग सिखा दूंगा यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बच्चों को। मैं खुद तैयारी नहीं कर रहा हूं, मात्र 1.5 साल में आर्थिक स्थिति के कारण मैं तैयारी नहीं कर सका। 1.5 साल मैंने तैयारी की है, 2 साल, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं ऐसा बताऊंगा कि आप लोग चमत्कार मानेंगे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत सरकार से अलग करने और बंगाल सरकार को सौंपने का सुझाव दिया। इसके बाद स्नातक स्तर पर त्रिपदीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। किस स्तर पर? तो स्नातक स्तर पर त्रिपदीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया या अपनी सिफारिशों में शामिल किया कि जो स्नातक स्तर की परीक्षाएं हैं उन्हें त्रिपदीय किया जाए। और वो अभी तक चली आ रही थी, अब तो शायद सेमेस्टर चेंज हो गया है, मुझे ज्ञात नहीं है,
अब 4 साल का हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया, पहले 3 था। इसके बाद और क्या दिया है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति की नियुक्ति की जाए, इसका भी सुझाव किसने दिया, सैडलर आयोग ने दिया। क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा जाता है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाए, किस आयोग ने अपनी सिफारिश में शामिल किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगले को उत्तर भी दे दिया जाएगा और उसी उत्तर में ही उसको फंसा दिया जाएगा। ये हमारे जो ये पीसीएस और आईएएस के एग्जाम होते हैं, ये हमारी मानसिकता को चेक करते हैं, ना कि किताबी ज्ञान को। वहां पे कीड़े बनने की जरूरत नहीं है। इससे भी ज्यादा पढ़ना है तो आप लोग चले जाइए, प्रोफेसर की डिग्री हासिल कीजिए, वो किसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़िए। यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ जो हमारे एग्जामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के साथ जो पीसीएस की परीक्षा होती है, बाकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती रहती हैं, उसी में सब कुछ शामिल किया जाता है। तो हम भी शामिल करके चल रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही इसमें बताया गया कि कुलपतियों की नियुक्ति के साथ साथ अंतर विद्यालयों की भी स्थापना की जाए। जो विश्वविद्यालय हैं इसके अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। जैसे अभी इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय चल रहा है, तो इसके अंतर्गत कितने विद्यालय हैं पता नहीं, लेकिन है एक विश्वविद्यालय। तो वही बताया गया है कि अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, जिसे बोलते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि हर जगह विश्वविद्यालय बनाना संभव नहीं होगा। एक विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, उसके अंतर्गत हर क्षेत्र में अगर विद्यालय खोलना है, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन करना है, तो उनसे मान्यता दिलाई जाएगी उनको कि हाँ भैया आप पढ़ा सकते हैं, आपकी कॉपी, आपके रिजल्ट, आपके सब कुछ हमारे नाम हम बना के देंगे, जो भी हम लोग देंगे वो हमारे नाम से रहेंगे, आप चलाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो सैडलर आयोग ने यही बताया। इसके बाद इन्होंने बताया कि महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। अगला बताया इन्होंने 6वां, काफी लंबा है इनका, महिला शिक्षा पर जोर देने की बात। तो इसके पहले जो विश्वविद्यालय आयोग था कहाँ गया, ये विश्वविद्यालय आयोग भी महिला शिक्षा पर बात किया था, ये भी महिला शिक्षा पर बात कर रहा है और बता रहा है कि महिला शिक्षा पर जोर देने की बात की जाए और साथ ही साथ औद्योगिक व प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याओं को विश्वविद्यालय के माध्यम से हल किया जाए। तो ये जो सुझाव दिया, ये सुझाव 1904 का विश्वविद्यालय आयोग ने भी दिया था, इसने भी दिया। दोनों में समानता है कि महिला शिक्षा पे जोर देने की बात दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी अभी यहाँ पे दिखाई देगी, जो अगला आयोग बताएंगे वो कमी यहाँ पे जाहिर होती जाएगी। जैसे यहाँ पे जो बताते जा रहे हैं तो पिछले आयोगों की कमियां निकलती जा रही हैं। तो इसके बाद जो औद्योगिक व प्रशिक्षणिक समस्याएं हैं उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा सुलझाया जाए। इसके बाद सैडलर आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में एक, यही पड़ोस में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी में एक बोर्ड जिसका नाम है बोर्ड ऑफ, एक मिनट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की स्थापना की गई। जो ये इन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट की कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग करके एक नए बोर्ड का गठन किया जाए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। इसके अंतर्गत इंटरमीडिएट तक के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया कि इन्हें विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हो गई। इसी आयोग की सिफारिश पर मैसूर, पटना, बनारस, उत्तर प्रदेश में बनारस, इसके बाद उत्तर प्रदेश में अलीगढ़,
बंगाल में ढाका एक स्थान है, जहां बंगाल की राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो वहां पर एक स्थान है ढाका। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इसी आयोग की सिफारिश के बाद जो इसने बताया था कि कुलपतियों की नियुक्ति हो तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इसी के अंतर्गत मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है इस आयोग की सैडलर आयोग की सिफारिश पर। इसके बाद जो इसका इन्होंने बताया कि बनारस विश्वविद्यालय जो बना, बनारस में लिखा हूं ये है, हाँ ध्यान रखना, जो ये बनारस में विश्वविद्यालय बना था ये 4 फरवरी 1916 को बना था। 4 फरवरी 1916 को ये अस्तित्व में आया। इस समय जो वायसराय थे इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग साहब। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जब ये अस्तित्व में आया उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग इस समय वायसराय थे, इन्होंने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। किसको दिया? तो बनारस, जो ये बनारस विश्वविद्यालय बना इसको लॉर्ड हार्डिंग साहब ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। ये देश का, ये प्रांत का नहीं, देश का पहला ऐसा राज्य है, सॉरी विश्वविद्यालय था जिसने केंद्रीय दर्जा प्राप्त किया। इसका नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। इस आयोग के बाद शिक्षा प्रांतीय विषय बन गई। इसी आयोग की सिफारिश पर बताया था कि बंगाल के लिए बताया था कि इसे केंद्र सरकार से हटा करके प्रांतीय सरकार को दिया जाए। इसी आयोग की सिफारिश पर जो ये शिक्षा थी, जो पढ़ाई लिखाई होती थी, वो प्रांत का विषय बन गई, प्रांत सूची में रख दी गई। तो लिख लेते हैं, प्रांतीय विषय बनी। शिक्षा इस आयोग की सिफारिश के बाद एक प्रांतीय विषय बन गई। और विश्वविद्यालय का जो संचालन था वो किसका होने लगा? प्रांतों का। प्रांतों का के हाथ में, ये केंद्र सरकार से प्रांतीय सरकार के हाथ में चली गई। इसके बाद कल हम देखेंगे, एक आती है हर्टोग समिति, और 2 आयोग और बच रहे हैं। दोनों को आज के वीडियो में नहीं, कल के वीडियो में देख लेंगे। दोनों समाप्त हो जाएगा। 15 से 20 मिनट की एक और क्लास आएगी। क्लासें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जो 1 घंटे 2 घंटे की क्लासें थी, इसी में शार्ट करके हम 1 घंटे में पूरा समाप्त करते थे। लेकिन इससे क्या होगा कि काफ़ी जानकारी हमसे दूर हो जाती। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास दोस्तों के पास वीडियो को भेजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे मनोबल को बहुत ऊंचा कर देता है। इसलिए हम जो भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे लिए इतना कोशिश ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाया जाए, जिससे गरीब बच्चों को फ़ायदा भी मिल सके। तो प्लीज़ ऐसा करें, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग यही कहेंगे कि बेकार है टीचर। तो प्लीज़ पूरा देखेंगे। अगर आप सचमुच पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान देके जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।